सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आज हम लेकर आए हैं फिर से एक बार कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए नाभिकीय रसायन। और नाभिकीय रसायन का ये पार्ट नंबर 3 है। और इस पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि सामान्य से दिखने वाले टॉपिक जरूर होंगे, लेकिन निश्चित रूप से आप इन्हीं प्रश्नों में उलझेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जब हम कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का ऑप्शन चुनेंगे तो उस ऑप्शन को चुनते समय हमारे माइंड में चलना क्या चाहिए। ठीक है, बहुत सामान्य से क्वेश्चन होते हैं कुछ तो, और इतने सामान्य होते हैं कि आपको शब्दों का अर्थ ही नहीं पता होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो यहां समझना है और पूरे रिसर्च वाले तरीके से समझना है चीजों को। अभी आपको समझ आएगा कि वो तरीका क्या है। जब हम बड़े से बड़े कंसेप्ट को एक स्टोरी में ढाल लेते हैं तो वो रिसर्च कहलाता है। तो यहां बात को समझना यह है, आपने दो नियम अपनी लाइफ में जरूर पढ़े होंगे, और वो एक नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, और एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब आप जानते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब है ना तो आप ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा के रूप को आप बदल सकते हैं बस। प्रकृति में ऊर्जा संरक्षित है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान भी क्या है? संरक्षित है। आप केवल उसका रूप बदल सकते हैं। ठीक है, ये दो कंसेप्ट बने हुए थे साइंस में, लेकिन इसी बीच पहुंचते हैं कौन? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने यह कहा ये दोनों नियम वास्तव में अलग अलग नहीं है, इनका आपस में रिलेशन जरूर है। आपस में इनका एक रिलेशन तो है। और रिलेशन उन्होंने सोचा कि ऊर्जा का द्रव्यमान के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तब उन्होंने समझा कि एक बताया कि वो रिलेशन है E = mc², जिसे आइंस्टीन समीकरण के नाम से तो आप जानते ही हैं, लेकिन सही मायने में ये आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण है। ऊर्जा द्रव्यमान इसलिए क्योंकि ये ऊर्जा है और ये। तब उन्होंने बताया कि ये C क्या है, यहां बताएं। C 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये प्रकाश की चाल है। तो ये तो कांस्टेंट राशि हुई। यदि कांस्टेंट को हटाते हैं तो m के साथ क्या संबंध आता है? इसका यह मतलब है कि द्रव्यमान का संबंध ऊर्जा के साथ समानुपाती है। यानी द्रव्यमान अगर कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगी, द्रव्यमान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी। तब उन्होंने अपना एक ध्यान लगाया और देखा कि जब ये दो छोटे नाभिक, जब दो छोटे ये मिलते हैं, मिलकर के जब ये एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो उस समय उन्होंने देखा कि कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है। क्या होता है? द्रव्यमान की। कहने का मतलब अगर इसका भार 139 था, ज्यादा हो, मान लो इसका जो भार है वो था मान लें 227, इसका भार है 241। लेकिन जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया और पाया कि ये 227 और ये ऐड करें 7 और 1 8 6 468, तो इस बनने वाले का कितना होना चाहिए था? क्योंकि इन्हीं से मिलकर के ये बना है। बट प्रायोगिक रूप में देखा गया कि ये 468 नहीं आता था, लगभग ये 466 465, यानी कुछ ना कुछ क्या हो रही थी। और मान के चला कि वो द्रव्यमान में कमी क्या है? Lm जो भी आई होगी। तो ये द्रव्यमान आखिर गया कहां? और द्रव्यमान में अगर कमी आई है, इसका मतलब क्या हुआ? ऊर्जा में भी कमी आई होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऊर्जा का संबंध किससे है? तो द्रव्यमान में अगर कमी होगी, इसका मतलब बात बढ़िया तरीके से समझना, ये जो द्रव्यमान में कमी होगी, यही द्रव्यमान में कमी आइंस्टीन समीकरण का यूज करते हुए ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में? एनर्जी में। और ये एनर्जी का नाम होगा बंधन ऊर्जा, बॉन्डिंग एनर्जी। ठीक, अब बात बताओ, ये बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी?
वो डिपेंड करता है कि ये कितनी कम हो रही है, द्रव्यमान में कितना परिवर्तन है। द्रव्यमान में अगर ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन है तो ऊर्जा भी ज्यादा से। इसका मतलब दो रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं, मिलकर के एक नया रेडियोएक्टिव पदार्थ बना रहे हैं। यानी नाभिकों का क्या हो रहा है, जब नाभिक का संलयन होता है तब यह देखा गया कि जो अवयवी रेडियोएक्टिव पदार्थ है, अवयवी परमाणु, इनके भारों का टोटल क्या होना था, जो बड़ा नाभिक बना है उसके भार के बराबर, पर ऐसा नहीं होता है। द्रव्यमान में कुछ कमी होती है, उस द्रव्यमान में जो कमी है उसको द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तब आइंस्टीन ने बताया था कि ऊर्जा का द्रव्यमान के साथ संबंध है, तो यही द्रव्यमान कन्वर्ट होता है किसमें, ऊर्जा में। और इसका मतलब यह हुआ कि इस समय ऊर्जा क्या होने वाली है, बताओ, मुक्त। ये मुक्त ऊर्जा जो है वही कहलाती है, कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, बंधन ऊर्जा। इसका मतलब बंधन ऊर्जा ज्यादा कब होगी, जब ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान का लॉस होगा। ठीक, इसका मतलब E जो है ये किस पे डिपेंड हो गया, लॉस ऑफ मास। द्रव्यमान में कितनी कमी, जितनी ज्यादा कमी होगी E भी उतना। और ये बंधन ऊर्जा से संबंध बैठा स्थायित्व का, बॉन्डिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा है तो स्थायित्व भी। इसकी एक वजह थी, किसी नाभिक के निर्माण के दौरान जितनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी तो उस नाभिक को तोड़ने के लिए मिनिमम उतनी ऊर्जा तो लगेगी। तो स्थायित्व मतलब आसानी से न टूटे, और आसानी से न टूटे मतलब ज्यादा ऊर्जा लगे, और ज्यादा ऊर्जा कब लगेगी तोड़ने के लिए, जब बनते समय निकली होगी, बनते समय निकली। भाई बैंक से आप लोन लेते हो, 1 लाख का लोन लोगे आपको कम रकम पटाना पड़ेगा, 5 लाख का लोन लोगे तो ज्यादा। तो जितना लिए हो मिनिमम उतना तो पटाना पड़ेगा ना आपको, फिर आप ब्याज दोगे या नहीं दोगे, ठीक है, मोस्टली उससे ज्यादा। तो बात यहां भी सेम है। नाभिकों के निर्माण के दौरान, रिवर्स सुन लें, नाभिक, जब 2 नाभिक परस्पर संलित होते हैं तब द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है, और वो द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यह मतलब हुआ 2 नाभिक के बंधते समय ऊर्जा निकली है, बंधते समय ऊर्जा निकली है, इसलिए नाम उसका है बंधन ऊर्जा। और ये बंधन ऊर्जा जितनी ज्यादा निकलेगी नाभिक उतना स्थायित्व होगा, स्थायी होगा बनने वाला नाभिक, ठीक है। तो स्थायित्व का बंधन ऊर्जा के साथ क्या संबंध है, तो आप समझ पाए पूरी स्टोरी को कि प्रकृति में 2 नियम पहले से थे, ऊर्जा संरक्षण, और दोनों सेपरेट थे। आइंस्टीन ने दोनों को मिलाया, उन्होंने बताया कि नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर द्रव्यमान में परिवर्तन आता है तो ऊर्जा में परिवर्तन आता ही है 100%। तब उन्होंने एक समीकरण दिया E = mc², और चूंकि इन्होंने ऊर्जा और द्रव्यमान में रिलेशन बताया है इसलिए इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा या ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण भी कहते हैं। ये फंडा पता आपको, यहां तक कोई कंफ्यूजन, नाभिक जुड़े, द्रव्यमान कम हुआ, जितना द्रव्यमान कम हुआ उसको यहां रखे, ठीक। अच्छा, अब बात आती है, चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं, अगर 1 ग्राम द्रव्यमान कम हो जाता, कितना, कोई पूछ ले तो बोले बंधन ऊर्जा कितनी निकलेगी, तो अपने को पता है, इस फॉर्मूले में जाओ आप, इस m की वैल्यू कितनी रख दो, 1, लेकिन गुणित c का मान कितना है, 3 गुणित, लेकिन यह है मीटर प्रति, ये SI पद्धति का मैटर है, तो क्यों ना ग्राम को भी कायम बदल लें। तो हम क्या लिख दें, 10 पे ऋण 3 की घात लिख दें, फिर 3 तिया और 10 पे 8 दूनी, इसका मतलब 9 गुणित ऋण 3, यहां नहीं यार, ये 18 होगा, 18 में 3 या 10 पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास में क्या प्राप्त हुआ, ऊर्जा, इसको जूल में लाओ, मेगा इलेक्ट्रॉन, इतनी ऊर्जा। यानी 1 ग्राम की अगर क्षति होती है तो ऊर्जा कितनी निकलती है, 9 गुणित 10 पे 5 घात जूल ऊर्जा निकलती है।
अब जब कंपटीशन एग्जामिनेशन में ऑप्शन आते हैं कि जब नाभिकों में जब नाभिकीय संलयन के द्वारा एक बड़ा नाभिक प्राप्त होता है तब 3 ग्राम यदि द्रव्यमान की क्षति होती है तो बंधन ऊर्जा कितनी होगी। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन अभी आपको इजी इसीलिए लग रहा है क्योंकि अभी आप उसको पढ़ रहे हैं, अभी आप उसी लेक्चर को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जहां पे ये था तो क्या जाएगा 3, यानी 1 ग्राम से इतना है तो 9 तिया 27, 27 गुणित 10 पे 5 घात। 1 ग्राम के लिए अब आपको याद रखना है कि इतना होता है। कैसे? 15 आएगा क्या, 8 दूनी 16, 3 ये 13 आएगा भाई फिर ना। चल, तो इस आधार पे आप क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेना। 1 ग्राम के लिए अगर आपको पता है तो आप जितने ग्राम चाहे उसके लिए। क्लियर है? तो अब एग्जामिनेशन में तुमको पता क्या रखना है, इतने लंबे पे तो जाओगे नहीं, आप 1 ग्राम के लिए डायरेक्ट यूज रखो। तो ये कन्वर्ट हुआ। अब हमको समझना है, अभी हम ये देखें यहां जो नोट्स में पॉइंट लिखे गए थे इन पे अभी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि इसको स्टार्ट करने का यही सही तरीका था कि आपका एक बड़ा सा पॉइंट जो इस पूरे की जान हो आज के लेक्चर की वो मालूम होना चाहिए। अब स्टेप टू स्टेप चलते हैं। अब सबसे पहले है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करना है? हाँ, यानी नाभिक के द्रव्यमान की बात हो रही तो बात परमाणु द्रव्यमान, बात एक ही है। कैसे ज्ञात करते हैं इस पे चर्चा करेंगे। क्लियर है ये? अब हम यहां देखते हैं जैसे कि हमारे टॉपिक पे है स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले है तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अब ये तत्व के परमाणु द्रव्यमान, ये उनकी बात हो रही है जो समस्थानिक के रूप में होते हैं। समस्थानिक के रूप में जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार, उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब बात समझना है। मान लें एक एलिमेंट आपके पास में ये x है और x के ये समस्थानिक है भाई। तो मान लें कि ये nx m1 nx m2 डैश 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 nx mn, ऐसा ही तो होगा ना कि भाई आप समस्थानिक जब कह रहे हैं, मान लिए कि x जो एक एलिमेंट है और उसके n समस्थानिक है, सबका परमाणु क्रमांक क्या है आप देखें, लेकिन भार क्या है, यहां भार इक्वल नहीं है, वो अलग अलग है। अब बात आती है कि इनका क्या निकालना चाहते हैं अपन, परमाणु। इसको निकालने के लिए आपको एक चीज और लगेगी कि इनका परसेंटेज कितना है प्रकृति में। इनका परसेंटेज, मान लें इसका है x1%, इसका है डैश डैश, मान लो ये कितना है। तो बहुत आसान तरीका है आपके लिए। आपको करना क्या है, जो पहला समस्थानिक है उसका द्रव्यमान गुणित उसका परसेंटेज यानी कि x1% प्लस सबके लिए कर दो आप, यानी m2 x2% डैश 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 mn xn%। और हर जगह से हम ऐसा करें, m1 x1 m2 x2 प्लस डैश डैश mn xn, और सब में से परसेंट को क्या निकाल लूं मैं, और कॉमन निकालने का मतलब है कि वो चीज कहां आएगी वास्तव में, तो ये परसेंट का चिन्ह क्या हो जाएगा, फार्मूला बन गया, जहां m1 m2 m3 डैश डैश mn क्या है, ये अलग अलग समस्थानिकों के द्रव्यमान हैं, और x1 x2 xn क्या है, उनका परसेंटेज है। अब अगर इसी चीज को हाइड्रोजन के लिए निकालना होता तो आपको एक बात पहले मालूम होनी चाहिए, 1h1 1h2 1, लेकिन अभी आपके पास परसेंटेज नहीं है। हम मान लेते हैं कि क्या है, x1 x2। अगर इसके लिए निकालना होता परमाणु द्रव्यमान तो कैसे निकाला गया होता,